हेलो फ्रेंड, कविता क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम लोग बात करेंगे जो मैंने कल पीजीटी का क्वेश्चन पेपर 2010 का सॉल्व करवाया था। तो मैंने 40 क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। आज 41 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। और फ्रेंड्स आज हम लोग थोड़ी सी बात इसको थोड़ा जल्दी इसका आंसर को देख के थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ताकि इस वाले क्लास में 150 का 125 क्वेश्चन पूरा हम लोग सॉल्व कर सकें। तो आइए देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। जो हमारा बताने वाला रहेगा तो उसको मैं थोड़ा डिटेलिंग भी कर दूंगी। तो आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड, न्यूक्लियस से रहित जंतु कोषाणुओं में निम्न में से किसका अभाव रहता है। यहाँ पूछा है फ्रेंड्स, न्यूक्लियस से रहित जंतु कोषाणुओं में निम्न में से किसका अभाव रहता है। तो क्रोमोसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम और अंतःप्रदवी जालिका। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर ये हमारा सेल हो गया मान लीजिए पूरा, तो सेल के अंदर एक हमारा न्यूक्लियस होता है। ये न्यूक्लियस जो होता है फ्रेंड, न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ क्रोमोसोम होता है, डीएनए होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये इसके अंदर। लेकिन अगर ये जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो तैरते रहते हैं, वहाँ ये राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रदवी जल के ये सब बाहर होंगे। तो यहाँ पूछा है न्यूक्लियस से रहित, मतलब न्यूक्लियस से रहित का मतलब न्यूक्लियस नहीं है इसमें, उसके बावजूद पूछा है कि न्यूक्लियस से रहित जंतु कोशिकाओं में निम्न में से किसका अभाव रहता है। तो ये क्रोमोसोम हमारा नहीं रहता है, और बाकी ये सभी तो हमारे इसमें रहते ही हैं। इसमें पूछा था तो ये बताना है, अभाव पूछा था, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स, अस्थि के ऊतकों की कठोरता किस फास्फेट और बाइकार्बोनेट के कारण होती है। तो इसका आंसर देखिए होगा कैल्शियम और सोडियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम, मैग्नीशियम और सोडियम, मैग्नीशियम और पोटेशियम। तो राइट आंसर कैल्शियम और मैग्नीशियम हो जाएगा। शरीर की सबसे लंबी अस्थि पूछा है, तो आपको पता है फीमर, टिबिया, ये जो हमारा पैर का हड्डी फीमर के जो नीचे वाला होता है, टिबिया, फिबुला, 2 हड्डी होते हैं, ये होती हैं। तो इसका राइट आंसर लंबी पूछा है तो फीमर होगा। छोटी पूछता है तो स्टेपिडियस जो कान में होता है। और अगर मजबूत पूछता तो ये हमारे जबड़े की जो हड्डी होती है उसको बताना पड़ता है, मेसेडर्स। और देखिए आगे 44 नंबर क्वेश्चन क्या करता है, ब्रोकेट बना होता है सोने और चांदी दोनों से। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। रोगी को तनिक के आघात के फलस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव हो सकता है किसमें। कौन सी ऐसी डिजीज है फ्रेंड्स की थोड़ा सा भी अगर आघात हुआ रोगी को तो अत्यधिक रक्तस्राव होगा। तो ये हमारा हीमोफीलिया होता है फ्रेंड्स। राइट आंसर ये हो जाएगा। बिस्तर घाव से क्या कारण है, दबाव, रगड़, गीलापन, इनमें से सभी। अगर दबाव है फ्रेंड्स तब भी अरे दिक्कत कर देगा, गीलापन है तब भी, रगड़ है तभी। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्न में से किन दो रंगों को मिलाकर हरा रंग बनता है। तो फ्रेंड्स आइए मैं इसको आपको थोड़ी सी समझा देती हूँ। ये देखिए, अगर हम बात करें कलर की तो ये देखिए ऐसे हुआ। यहाँ पीला, थोड़ा सा यहाँ देखिए, ये पीला, लाल और नीला, ठीक है, पीला, लाल, नीला। और उसमें और यहाँ ऐसे बना लेते हैं, यहाँ नारंगी, हरा और बैगनी। तो फ्रेंड देखिए, वहाँ पूछा है हमारा कि हरा रंग कैसे मिलके बनेगा, तो आपको बताना है पीला और नीला मिलकर हमारा हरा बनता है, और पीला और लाल मिलके हमारा नारंगी बनता है, और लाल और नीला मिलके हमारा बैगनी बनता है। तो उसमें ये हमारे देखिए ऐसे हमने बनाया, तो ये हमारे प्राइमरी कलर होंगे, पीला, लाल, नीला आप लोग को कॉमन ही याद होगा, और नारंगी, हरा एंड बैगनी ये हमारा सेकेंडरी रंग है। और मध्यवर्ती अगर पूछे तो ये नारंगी लाल और लाल नारंगी, बैगनी लाल और बैगनी नीला, ऐसे करके मध्यवर्ती कलर हमारे बनते हैं फ्रेंड्स। तो आइए दिखाते हैं आपको। यहाँ देखिए पूछा था ना हमारा कि कौन सा दो रंगों को मिलाकर हरा रंग बनता है। तो मैंने आपको बताया कि हरा रंग बनता है, तो आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आपको बताया ये हरा है तो पीला और नीला। तो आंसर में देखिए पीला और नीला, आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन सी ग्रंथि दिमाग में स्थित होती है। ठीक है, एड्रीनल, थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी। देखिए एड्रीनल जो होता है हमारा
एड्रीनल ये हमारा ब्रिक मतलब किडनी के ऊपर हमारा होता है, और थायराइड गले में होता है। पैराथायराइड थायराइड के अंदर ये भी गले में होता है। पिट्यूटरी हमारा ब्रेन में होता है। यहाँ दिमाग पूछा है तो राइट आंसर डी हो जाएगा। और देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, थायराइड ग्रंथि कितने खंडों में बनी होती है, तो ये 2 होगा इसका राइट आंसर। और गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है, गर्भ में आहार व ऑक्सीजन की पूर्ति किसके द्वारा होती है, फुफ्फुस, प्लेसेंटा, गर्भाशय, अम्बिलिकल कार्ड। देखिए ये प्लेसेंटा होगा, ऑक्सीजन पूछ रहा है बच्चे को जो ऑक्सीजन होता है कैसे मिलता है, तो प्लेसेंटा से होगा। अब आपको बता देते हैं प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कार्ड में क्या अंतर है। गर्भाशय तो आपको पता है, फुफ्फुस माने फेफड़ा भी पता है। प्लेसेंटा से फ्रेंड्स पोषक मतलब भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान होता है। और वही अम्बिलिकल कार्ड की बात कर ले तो गर्भनाल और प्लेसेंटा को शिशु को जोड़कर खून पहुंचाती है। ब्लड एक तरीके का नस होता है ये अम्बिलिकल कार्ड जो होता है, जैसे जो बच्चे के उसमें लगा रहता है। तो इसका राइट आंसर आपका यहाँ ऑक्सीजन पूछा है तो आपका ये सी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। पेशियों को अस्थियों से जोड़ता है। पेशी और अस्थि जुड़ेगा तो टेंडन होगा। और देखिए अगर पेशी और अस्थि जुड़ेगा तो टेंडन होगा। टेंडन ये राइट आंसर होगा। अगर पूछे अस्थि और अस्थि मतलब बोन और बोन मिले तो लिगामेंट, और लिगामेंट और मतलब अस्थि और पेशी मिले तो टेंडन, और अगर पेशी और पेशी मिले तो सेलेक्सर कह लो या स्यूचर्स कह लो, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए सिस्टोलिक दाब होता है जब रक्तदाब निम्न होता है, रक्तदाब सर्वाधिक होता है, रक्तदाब नहीं के बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको जो अभी पीछे ट्रिक बताया था, यस 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 120, ठीक है, 120/80 होता है हमारा ये हार्ट का जो ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है, ऐसे याद करिए। और सिस्टोलिक का मतलब सभी चेम्बर, जब हमारा हार्ट पंप करता है तो सभी चेम्बर सिकुड़ता है। एक तो हमारा सिकुड़ता है, दूसरा रक्तदाब सर्वाधिक होता है और सिस्टोलिक होता है। 3 यस से मतलब और 120 होता है, ऐसे आपको याद कर लीजिए, ये सर्वाधिक होता है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है फ्रेंड्स, वसा में घुलनशील विटामिन तो आपको पता है ADEK होता है, ADEK ये हमारा वसा में घुलनशील, और B और C हमारा उसमें जल में घुलनशील होता है। तो B C है इसमें, B है इसमें भी C है, A और DE जो है हमारा वसा में घुलनशील होगा, तो राइट आंसर B हो जाएगा। अब देखिए मैरास्मस रोग होता है, 54 का क्वेश्चन, मैरास्मस रोग होता है वसा की कमी से, प्रोटीन की अधिकता से, प्रोटीन की कमी से और वसा की अधिकता से। तो फ्रेंड्स देखिए ये हमारा मैरास्मस पूछा है, यहाँ प्रोटीन प्लस कैलोरी होना चाहिए, कैलोरी। और वही आपकी अगर यहाँ क्वाशियोरकर पूछता है तो सिर्फ और सिर्फ कैलोरी की कमी से, लेकिन मैरास्मस पूछ रहा है तो प्रोटीन और कैलोरी दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे क्वेश्चन कह रहा है डिम्ब ग्रंथि का डिम्ब ग्रंथि मतलब ओवरी फ्रेंड्स, ये टेस्टोस्टेरॉन का स्राव, प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण और सोमैटोट्रोपिक का निर्माण, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर प्रोजेस्टेरॉन का निर्माण होगा। कैसे, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। टेस्टोस्टेरॉन का स्राव जो होगा ये फीमेल में मेल में होता है और लेडिंग कोशिका के थ्रू ये मतलब निकलता है। और ये सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो होता है ये निर्माण जो है ये ग्रोथ हार्मोन है, और ये हमारा फीमेल हार्मोन है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य मनुष्य की प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है, सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा ये बहुत पिछला क्वेश्चन है, तो इसमें 4 kg ये इसका ये होना चाहिए था। जो होता नहीं है कि 1 ग्राम कितना कैलोरी देता है, तो ये 4 ग्राम ये से होता है, तो इसका राइट आंसर ये माना है फ्रेंड्स। निम्न में से उच्च संवेग का क्या कारण है, शारीरिक, पारिवारिक, मानसिक, इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। अब देखिए इसको देख लें, करघे का मुख्य भाग है क्लॉथ बीम, हार्नेस, शटल, सभी है फ्रेंड्स। आपको पता है शटल गलियारा देता है, हार्नेस एक फ्रेम होता है, क्लॉथ बीम जिसपे धागा लगा रहता है, वो जो बुनाई की प्रक्रिया के बाद उसे क्लॉथ बीम बोलते हैं। 59 क्या कर रहा है, पानी के स्टेरिलाइजेशन के लिए प्रयुक्त करते हैं
क्लोरीन, सोडा और साइट्रिक अम्ल, ब्लीचिंग। देखिए फ्रेंड्स, ये सोडा स्टेरिलाइजेशन की बात किया है तो इसमें सभी हो जाएगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। गर्भाधान से 2 सप्ताह की अवस्था को कहते हैं। 2 सप्ताह की अवस्था को कह रहा है फ्रेंड्स, 2 सप्ताह की, तो इसे एम्ब्रियोनिक स्टेज बोलते हैं। ये वाला हो जाएगा बीजावस्था, इसे एम्ब्रियोनिक स्टेज। देखिए पहला हमारा होगा जर्मिनल स्टेज, दूसरा एम्ब्रियोनिक स्टेज, तीसरा फीटस स्टेज। तो फीटस तो तीसरा दिया ही है, ये पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। इसका राइट आंसर, ये 2 सप्ताह पूछा है तो ये बीजावस्था हो जाएगा। भ्रूणावस्था की बात कर ले तो 0 से 15 दिन तक की अवस्था होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, मच्छर भगाने वाली दवाओं से सक्रिय रसायन कौन सा होता है? तो एलिथ्रीन होता है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 62 क्या कह रहा है क्वेश्चन, डाउन सिंड्रोम एक आनुवंशिक विकार है जो होता है गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन के कारण। गुणसूत्रों की संरचना, डीएनए की संरचना, आरएनए की संरचना से तो कोई मतलब ही नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ गुणसूत्रों की संख्या की बात करता है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आइए देखिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, चेचक का टीका निम्न में से किसने खोजा? चेचक पूछा है, ठीक है, तो चेचक का तो एडवर्ड जेनर हो जाएगा। और लुईस पास्चर जो है रेबीज के टीके का खोज किया था। और इन्होंने पास्चुराइजेशन की जो 2 मेथड बताया गया है, जैसे कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, एक हाई टेम्परेचर लो, ये जो HT ऐसे बताया गया है ना, जैसे हाई टेम्परेचर जो दूध का पास्चुराइजेशन कह देगा तो आपको बता देना है लुई पास्चर जी ही है। और वही पूछे रॉबर्ट कोच क्या है, टीबी और हैजा के जीवाणुओं की खोज की थी। और जॉन सॉल्क पोलियो का टीका का आविष्कार किया था, जॉन सॉल्क। तो आपको देखिए फ्रेंड्स ऐसे याद करना है, पोलियो और जॉन सॉल्क। जो पोलियो से याद कर लो, जॉन सॉल्क, पी से होगा पोलियो का आविष्कार किया। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। आगे फ्रेंड्स देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पसलियाँ के कितने जोड़े होते हैं? तो देखिए पसलियाँ तो हमारी 24 होती हैं, बट यहाँ जोड़ा पूछा है तो यहाँ 12 जोड़ी हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन पौधे के तने का उत्पादन नहीं है? तना पूछा है फ्रेंड, तना तो ये भी है, ये भी, बट ये नहीं है। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। पूछा ही नहीं है तो बताना ही वही है। लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, लार में तो टैलिन पाया जाता है, आंत में तो पाया नहीं जाता लाइपेज, लेकिन वसा के पाचन के लिए वहाँ दूसरा कोई एंजाइम पाया जाता है। और भोजन की नली में भी नहीं पाया जाता, आमाशय में पाया जाता है लाइपेज। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। और हृदय स्पंदन नियंत्रण होता है गति प्रेरक द्वारा, वेगन तंत्रिका द्वारा, सिंपैथेटिक तंत्रिका द्वारा, इनमें से नहीं, ये गति प्रेरक द्वारा, ये इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और निम्न में से कौन सा मासिक धर्म का नियंत्रण करता है? देखिए इंसुलिन हार्मोन, थायरॉक्सिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, एस्ट्रोजन। अगर पूछे महिला विकास हार्मोन पूछे तो आपको एस्ट्रोजन ही लगाना है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगर प्रोजेस्टेरॉन पूछे तो ये तो जब प्रेगनेंसी होता है तो जो एंडोमेट्रियम की जो लेयर है उसको ये मेंटेन करता है प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन अगर नारी विकास हार्मोन पूछे तो आपको एस्ट्रोजन ही बताना है। और थायरॉक्सिन तो आपको पता ही है, और इंसुलिन, थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड वो गले में जो पाया जाता है, और इंसुलिन हार्मोन अग्नाशय से निकलता है तो ये वहाँ पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए 69, एक मिनट, 69 देखिए 69 क्वेश्चन कर रहा है ग्लूकोज के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है। यहाँ ग्लूकोज आई मीन ग्लाइकोजन लिखा है। ग्लाइकोजन के विघटन तथा संश्लेषण की क्रिया होती है मुंह में, आमाशय में, आंत में, यकृत में। यकृत में होगा, कैसे यकृत में होगा फ्रेंड्स? क्योंकि ग्लूकोज जो होता है, ग्लूकोज जब हमारा ज़्यादा होने लगता है तो वह ग्लाइकोजन के रूप में लीवर में संग्रहित रहता है। लेकिन जब हम भोजन वगैरह नहीं करते हैं, जब हमें ग्लूकोज की आवश्यकता होती है, तो वही लीवर का जब विघटन होता है तो वह ग्लाइकोजन ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है। तो वह कहाँ होती है सारी प्रक्रिया? तो ये यकृत में होती है। इसका राइट आंसर ये सी हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? पल्मोनरी सीरा रक्त का संचार करती है। पल्मोनरी सीरा, इसे फुफ्फुस सीरा, पल्मोनरी सीरा को फुफ्फुस सीरा भी कहते हैं। अशुद्ध रक्त हृदय को
अशुद्ध तो होगा नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा दो ही चीज़ है। देखिए आपको मैं बता देती हूँ, देखिए 1 मिनट। देखिए फ्रेंड्स, सीरा में अशुद्ध, सीरा में अशुद्ध, धमनी में शुद्ध, और वही फुफ्फुस, फुफ्फुस सीरा में शुद्ध और फुफ्फुस धमनी में अशुद्ध रक्त बहता है। कैसे फ्रेंड्स, देखिए आपको याद करने की मैं ट्रिक बताती हूँ। सीरा जो होता है हमारे लिए, बॉडी के लिए ज़्यादा हार्मफुल होता है, हमारे बॉडी वेट बढ़ने लगता है, तो हम ऐसे याद किए थे। तो सीरा अशुद्ध होता है, धमनी शुद्ध रक्त रहता है धमनी में। लेकिन पूरे सीरा में सिर्फ एक फुफ्फुस सीरा ही है जिसमें कि शुद्ध रक्त बहता है, और एक फुफ्फुस धमनी ही ऐसी है जिसमें कि अशुद्ध रक्त बहता है। नहीं तो किसी भी कंडीशन में धमनी और सीरा में अशुद्ध रक्त नहीं रहता है। आपको बेखूबी आ गया होगा। सिर्फ सीरा में अशुद्ध, अगर पूछे सीरा बस तो आपको बताना है अशुद्ध रक्त, अगर धमनी पूछे तो शुद्ध बताना है। वही आपका अगर फुफ्फुस सीरा पूछे तो शुद्ध बताना है, और फुफ्फुस धमनी पूछे तो आपको अशुद्ध बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन आपका देखिए पूछा है पल्मोनरी सीरा। पल्मोनरी सीरा का मतलब फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस सीरा में शुद्ध रक्त बहता है, और शुद्ध रक्त रक्त का संचार होता कैसे है, देखिए अशुद्ध रक्त, ये तो अशुद्ध वाला आप ऐसे ही दोनों काट दीजिए, ठीक है। अब शुद्ध रक्त हृदय को, और शुद्ध रक्त हृदय से नहीं, देखिए हृदय से जब भी कोई ब्लड जाएगा तो वह हमारा, जब शुद्ध की बात कर रहा है तो हमारा ये नहीं हो जाएगा। पल्मोनरी सीरा ये हमारा शुद्ध रक्त हृदय को ले आती है। ऐसे मैं आपको एक समझा देती हूँ डायग्राम बना के। देखिए अगर ये हमारा ऐसे हर्ट हो गया, ठीक है, ऐसे ये हर्ट हो गया, 4 चैम्बर मान लीजिए, और अग्र महासीरा पश्चिम महासीरा, यहाँ एक वाल्व होता है, यहाँ एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, जो कि यहाँ से ब्लड आता है, फिर यहाँ से महाधमनी से होते हुए पूरे फेफड़ा में चला जाएगा। उसके बाद फेफड़ा से शुद्ध होके फिर पल्मोनरी सीरा से यहाँ आएगा, यहाँ से आते हुए फिर यहाँ बाइकस्पिड वाल्व, ये जो आएगा ना पल्मोनरी सीरा से होते हुए इसमें आएगा। यहाँ बाइकस्पिड वाल्व रहता है, फिर आएगा दाहिने, ये हमारे आएगा बाएं अलिंद में, फिर बाएं अलिंद से जब ये प्रेस करेगा तो ये पूरे बॉडी में चला जाएगा हमारा ब्लड। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या कहते हैं कि पूरे बॉडी में जब हमारा ब्लड चला जाएगा तब ये महाधमनी वाल्व से होते हुए जाता है। और इसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि किस में ट्राइकस्पिड है, किस में बाइकस्पिड है। तो इस तरफ जो रहेगा दाहिने में हमारा ट्राइकस्पिड रहेगा, त्रिवलनी कपाट, और हमारे बाएं में बाइकस्पिड वाल्व रहेगा, द्विवलनी कपाट। तो आपको याद रखना है। सबसे मजबूत चेम्बर पूछे तो ये हमारा सबसे मजबूत ये कौन सा मतलब भाग है, तो ये हमारा बायां भाग है। आप अपने हाथ से देख लीजिए, ये बायां ये दायां, और बायां भाग हमेशा ये वाला चेम्बर सबसे मजबूत रहता है, क्योंकि इस वाले चेम्बर से जब ब्लड पंप करता है पूरे बॉडी में जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। अगर मैं क्लास लूँगी तो मैं आप लोग को ये बहुत अच्छे से समझा दूँगी फ्रेंड्स इसको, और जल्दी जल्दी क्लास ख़त्म कर लेते हैं थोड़ी सी, और फिर जितना हमारा बचेगा नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे। 71 का देखिए, श्वेत रक्त कणिकाओं से उत्पन्न रोग निरोधक क्षमता निम्नलिखित में से किस कोटि के अंतर्गत आता है? कृत्रिम रोग क्षमता, अर्जित रोग क्षमता, प्राकृतिक रोग क्षमता। ये हमारा प्राकृतिक रोग क्षमता होगा। फ्रेंड्स अब जल्दी जल्दी हम थोड़ा कर लेते हैं, आंसर देख लें, नहीं तो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। देखिए निम्नलिखित में से कौन जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न रोग है? तो इसका राइट आंसर टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, डीपीटी, डिप्थीरिया, परट्यूसिस, टिटनिस। 73 का देखिए, 73 क्या करा है? खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन सा प्रभावी है? तो ये सॉर्बिक अम्ल होगा फ्रेंड्स। 74 नंबर क्वेश्चन क्या करें? लंबी अवधि के बुखार में ऊर्जा की आवश्यकता होती है 50 से 100% तक। भोजन में जानबूझकर मिलाया जाने वाला पदार्थ, जीवाणु व फंगस, स्टार्च, जल व हानिकारक रंग, कीटनाशक लार्वा, इनमें से ये राइट आंसर होगा। आगे देखते हैं। लंबी गर्दन वाली स्त्रियों के ब्लाउज का गोल गला होना चाहिए, ब्लाउज का गला होना चाहिए। बड़े गले का, छोटे गले का, चौकोर गले का, तिकोन, ये चौकोर गले का, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
और वस्त्र में क्षैतिज या आड़ी रेखाओं का प्रभाव कैसा होगा? व्यक्ति की लंबाई कम दिखती है, व्यक्ति की मोटाई अधिक दिखती। ये राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, दोनों हो जाएगा फ्रेंड्स, सी आंसर। बच्चों में स्वयं भोजन करने की कौशल किस अवस्था में विकसित हो जाती है? तो 3 से 4 वर्ष का अगर बालक है तो वह खुद ही करने लग जाता है। बाल विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? अध्ययन कहलाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था तक का अध्ययन हमारा बाल विकास कहलाता है। 80 नंबर क्वेश्चन के, अगर निम्नलिखित में से किस विटामिन के कारण अंधापन व हृदय संबंधी बीमारी हो सकती है? यहाँ पूछा है फ्रेंड अंधापन, तो इसका राइट आंसर हमारा होगा आरजी मोम तेल। ठीक है, और केसारी दाल से तो आपको पता है लेथेरिज्म नाम का रोग हो जाता है। मेटेलिन पीला, ये हमारा हल्दी में पाया जाता है। और रेडेमाइन बी, ये देखिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। हाँ, 20 मिनट का हमारा क्लास हो गया है। अगले क्लास में हमने 80 पहले में किया, फिर 40 पहले वाले क्लास में किया, 40 सेकेंड वाले में भी कर लिया है। और फ्रेंड्स अगले क्लास में फिर हम जितने क्वेश्चन हैं उसको करेंगे, नहीं तो ज़्यादा लंबी क्लास हो जाएगी। और फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। और आप लोग ये फ्रेंड्स बताइएगा क्लास कैसी लगी, कुछ तो कर दीजिएगा कमेंट, क्योंकि आप कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि मेरी कमियां क्या है, मेरी अच्छाइयां क्या है। तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।